तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता। सुप्रभात, मैं सोनम चौधरी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अलसी की फसल में समसामयिक कार्य पर जानकारी। जाड़े के मौसम में भेड़ों की देखरेख एवं प्रबंधन पर जानकारी। जिन किसानों ने अलसी की बुआई की होगी तो अच्छी उपज हेतु कुछ समसामयिक प्रबंधनों के साथ साथ पौध सुरक्षा उपायों को अपनाना होगा। तो अलसी की फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्य जरूरी हैं, उसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। रबी मौसम में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों में तोरिया, सरसों के बाद अलसी का प्रमुख स्थान है। तो जिन किसान भाइयों ने अलसी की बुआई समय से की होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में होगी और इस फसल से अधिक पैदावार मिले, इस हेतु समसामयिक प्रबंधनों को करना आवश्यक है, जिसमें मुख्य है खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन तथा फसल बचाव के लिए फसल सुरक्षा उपायों को अपनाना। यदि किसान इसमें किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम फसल की क्षति एवं कम उत्पादन के रूप में आप सबके सामने आएगा। इसलिए अलसी की फसल में कौन कौन से समसामयिक प्रबंधनों को करना है जिससे इस फसल से अधिक उत्पादन मिल सके, इस हेतु जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तिलहनी फसलों में अलसी का प्रमुख स्थान है, जिसकी बुआई हमारे प्रदेश के किसान भाइयों ने समय से किए होंगे। उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी। क्योंकि अलसी की फसल से अधिक उत्पादन के लिए फसल में सामयिक सस्य प्रबंधनों को करना आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की, क्योंकि प्राय देखने में आता है कि बुआई के 20 से 25 दिनों बाद खेत में काफी खरपतवार उगाता है। ऐसे में फसल की अच्छी वृद्धि विकास के लिए खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना होगा, जिसमें अलसी की फसल में प्रथम निराई गुड़ाई खुरपी की सहायता से बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद तथा दूसरी निराई यदि खेत में खरपतवार दिखाई दे तो 45 दिनों पर खुरपी की सहायता से निकाल देना चाहिए, जिससे फसल की वृद्धि विकास अच्छी होती है। किसान भाइयों, निराई गुड़ाई के बाद महत्वपूर्ण बात आती है सिंचाई जल प्रबंधन की। तो अलसी की फसल में पहली सिंचाई बुआई के लगभग 35 दिनों बाद तथा दूसरी सिंचाई 65 दिनों पर करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। और यदि 3 सिंचाइयां उपलब्ध हो तो प्रथम 35, दूसरी 55 तथा तीसरी सिंचाई 75 से 80 दिन दाना बनते समय पर करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखें कि सिंचाई हल्की करें तथा उचित जल निकास की व्यवस्था बनाए रखें तथा पुष्पन की अवस्था पर सिंचाई कदापि न करें। सिंचाई के बाद बात आती है उर्वरक प्रबंधन की। तो अलसी की फसल में असिंचित दशा में नत्रजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम एवं पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित दशा में 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस व 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से संस्तुत मात्रा है, जिसमें नत्रजन की आधी मात्रा,
फास्फोरस की पूरी मात्रा एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय प्रयोग कर दिया जाता है एवं शेष बची नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद प्रथम सिंचाई के उपरांत प्रयोग करने से फसल की वृद्धि विकास सुचारू रूप से होती है। किसान भाइयों, फसल सुरक्षा की यदि बात करें तो उकटा रोग ग्रसित पौधों की पत्तियां नीचे से ऊपर की ओर पीली पड़ने लगती है तथा बाद में पूरा पौधा सूख जाता है और इस रोग के बचाव के लिए दीर्घ अवधि का फसल चक्र अपनाएं। इसी के अंतर्गत अल्टरनेरिया झुलसा रोग प्रमुख है। इस रोग का प्रकोप पौधों के सभी भागों पर होता है। सर्वप्रथम पत्तियों के ऊपरी सतह पर गहरे कत्थई रंग के गोल धब्बे के रूप में लक्षण दिखाई पड़ता है जो छल्लेदार होता है। यह रोग ऊपर की ओर बढ़कर तने, शाखाओं, पुष्पकर्मों एवं फलियों को भी प्रभावित करता है। रोग की उग्र अवस्था में फलियां काली पड़कर मर जाती है और हल्का सा झटका लगने से टूटकर गिर जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करके बोएं। बुआई नवंबर के प्रथम सप्ताह में करें। गरिमा, श्वेता, शुभ्रा, शिखा, शेखर तथा पद्मिनी प्रजातियां बोएं। खड़ी फसल में मैंकोजेब 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 40 से 50 दिन बाद छिड़काव करें। दूसरा और तीसरा छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। दूसरा रोग है रतुआ या गेरुई। इस रोग में पत्तियों, पुष्प शाखाओं तथा तने पर रतुआ के नारंगी रंग के फफोले दिखाई देते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2.5 किलोग्राम अथवा घुलनशील गंधक 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अब बात करते हैं फसल में लगने वाले कीटों की, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम कीट है गालमिज। नवजात मैगट सफेद पारदर्शी एवं पीले धब्बे युक्त होते हैं जो पूर्ण विकसित होने पर गहरे नारंगी रंग के हो जाते हैं। इसके छोटी गिडारे फसल की खिलती कलियों के अंदर के पुंकेसर को खाकर नुकसान पहुंचाती है, जिससे फलियों में दाने नहीं बनते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए मिथाइल और डेमेडान 25 EC 1 लीटर अथवा मोनोक्रोटोफास 36 EC 0.75 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 750 लीटर पानी में घोल बनाकर 5% प्रकोपित कलियां दिखते ही छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप अलसी की खड़ी फसल में इस प्रकार की सावधानियां बरतते हैं तो आप इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में भेड़ पालन का कार्य काफी लोगों द्वारा किया जाता है और इस व्यवसाय से तभी लाभ ले सकते हैं जब बदलते मौसम के अनुसार भेड़ों की उचित देखभाल किया जाए। तो जाड़े के मौसम में भेड़ पालन में कौन कौन से प्रबंधन कार्य करना है, इसके लिए देखिए यह विशेष प्रस्तुति। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत बात करें भेड़ पालन व्यवसाय की, तो लघु व सीमांत कृषक भेड़ पालन व्यवसाय करके लाभ कमाते हैं, परंतु इस व्यवसाय से निरंतर लाभ मिलता रहे इसके लिए आवश्यक है कि भेड़ों की देखरेख मौसम के अनुसार करें। जैसा कि अभी शरतकालीन मौसम है, ऐसे में इनके आहार, आवास प्रबंधन व रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण इत्यादि बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि भेड़ पालक इसमें किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो भेड़ों में विभिन्न समस्याएं आ जाती हैं, जिसका सीधा प्रभाव व्यवसाय से मिलने वाले लाभ पर पड़ता है। अतः भेड़ पालक भाइयों, जाड़े में भेड़ों की देखरेख व प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला समस्तीपुर के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. अस्थाना। इससे भेड़ों के लिए तो हम लोग उनका प्रबंधन के लिए उनके आहार पर, उनके आवास व्यवस्था पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा आहार कैसा होना चाहिए उनका। तो भेड़ों को भी अन्य पशुओं की तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल की आवश्यकता होती है। तो अगर हम लोग पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार जिसमें ये पांचों पोषक तत्व हों और लगभग 5 लीटर जल प्रतिदिन अगर भेड़ को हम मुहैया कराते हैं तो इससे इनका काफी अच्छा वृद्धि होता है और इनका काफी अच्छा प्रबंधन हो जाता है। और ऊँट की ऊपरी बनावट होती है इस तरह की होती है कि वो काफी निचले स्तर के जो घास होते हैं उनको ये खा लेती है। तो ये वैसे जगह पर भी भेड़ों का पालन कर सकते हैं जहाँ पर अन्य पशु, वैसे चारागाह में भी भेड़ें चलती हैं जहाँ पर अन्य पशु नहीं उन घासों को खा सकते हैं, वहाँ पर भेड़ें
काफी निम्न निचले स्तर की घासों को जो काफी छोटी छोटी है उनको भी खा लेती हैं और इनका पेट भर जाता है और इनकी काफी अच्छी उससे वृद्धि होती है। तो हम अतिरिक्त रूप से जब आवश्यकता होता है तभी दाना मिश्रण इत्यादि दलहनी चारे जैसे बरसीम, लूसर्न, लोबिया अगर दें तो इससे काफी अच्छा उनका विकास होता है और वो काफी अच्छा इसको पसंद करते हैं। यदि भेड़ों को हम 10 से 12 घंटा प्रतिदिन चराएं तो उनकी जो दैनिक आहार की आवश्यकता है इससे पूरी की जा सकती है। इसके अलावा गर्भित भेड़ों को चराई के अलावा लगभग 250 ग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन, खास करके जब उनकी गर्भावस्था अंतिम अवस्था में हो तो उस समय देना चाहिए। इसके अलावा अगर चारागाह में पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध न हो तो फिर उनको लगभग 150 ग्राम दाना मिश्रण अतिरिक्त रूप से देते हैं तो उससे उनका शरीर की रक्षा हो जाती है। भेड़ों को उत्तम स्वास्थ्य एवं बेहतर प्रजनन के लिए खनिज लवण भी देने की आवश्यकता है और ये कम से कम उन्हें 10 से 15 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। मैंने बताया जो भेड़ को लिए जो अपना दाना मिश्रण है उसमें मूंगफली या तीसी की खली लगभग 40% रखते हैं, मक्का या गेहूं का दर्रा 40% रखते हैं, चोकर 14% रखते हैं, नमक 2% रखते हैं और मिनरल मिक्सचर जो काफी महत्वपूर्ण है और ये सभी जानवरों के लिए महत्वपूर्ण है, उनके प्रजनन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है, ये उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी मात्रा 4% रखते हैं। अगर इस तरह का जब दाना को हम बना लेते हैं और उसको आवश्यकता अनुसार भेड़ों को देते हैं, भोजन पर्याप्त मात्रा में उनको पौष्टिक आहार मिल जाए जिससे वो बच्चे को भी दूध पिला सकें, तो इसके लिए प्रतिदिन लगभग 400 ग्राम दाना मिश्रण और 700 ग्राम लगभग दलहनी सूखा चारा और 1.5 किलोग्राम करीब हरा चारा उनको देना चाहिए। इससे उनके और उनके बच्चों का पोषण हो जाता है। अब जैसे वयस्क नर के लिए, वयस्क नर को भी हरा चारा जैसे कि मक्का हुआ, लोबिया हुआ, जई हुआ या दूब घास जो उनको मिलता है, इसको अगर पर्याप्त मात्रा में ये मिल रहा है तो इससे इनकी जो दैनिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है। परंतु यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो लगभग 150 से 200 ग्राम अगर हम उनको दाना मिश्रण देते हैं तो इनकी जो दैनिक आवश्यकता है वो उसकी पूरी हो जाएगी। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इनमें अधिक पाई जाती है, जैसे इंटेरोटॉक्सीमिया, जिसका टीका अगर हम लोग प्रतिवर्ष करवा दें तो इससे इस रोग से हम उनको बचा सकते हैं। इसके लिए लगभग 2.5 ml का टीका आता है, वो इनके त्वचा के नीचे दे दिया जाता है, उससे इनके पूरे साल भर इंटेरोटॉक्सीमिया से इनका बचाव हो जाता है। इसी की तरह से अगर शिप पॉक्स की एक बीमारी है जिससे ये काफी ग्रसित हो जाती है तो इसके लिए 0.5 ml दवा जो आती है उसको हम लोग त्वचा के नीचे दे देते हैं और ये सिर्फ 2 वर्ष पे एक बार देने की आवश्यकता है। इससे उनकी ये इस रोग से भी निदान हो जाती है। तो चूंकि ये ऐसे जानवर हैं जो चरती हैं तो इनके पेट में कीड़े भी हो जाते हैं, तो उनसे बचाव के लिए इनको वर्ष में 2 से 3 बार अगर हम कीड़ीनाशक दवा दे दें तो इनसे इनके पेट के कीड़े की बचाव हो जाती है। अब इसके अलावा इनका आवास प्रबंधन, भेड़ों के लिए सूखा, ऊंचा एवं पानी नहीं लगने वाले जगह पर आवास इनका बनाना चाहिए। आवास ऐसा होना चाहिए जो सूखा एवं हवादार हो, परंतु तेज हवा, धूप और ठंड से इसका बचाव हो सके। आवास का निर्माण ऐसे होना चाहिए, इस तरह दिशा में होना चाहिए कि अधिकतम छाया बनी रहे, जिससे छायादार जगह रहे और ये भेड़ छाया ज्यादा पसंद करती हैं। एक भेड़ के लिए लगभग 12 से 15 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता है। उसी के अनुसार हम जितनी भेड़ें हमारी फ्लॉक में है उसके अनुसार हम उनका आवास बना। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना ले जनता से दूरी, तब जरूरी होता है अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब
सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मधुमक्खी पालन व्यवसाय की सफलता इसमें किए जाने वाले प्रबंधनों पर निर्भर करती है। चूंकि इस समय जाड़े का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में मधुमक्खी पालन में कौन कौन से प्रबंधन किए जाएं, इसके लिए देखिए ये है अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मधुमक्खी पालन एक बड़े कृषि आधारित व्यवसाय का रूप ले चुका है, परंतु इस व्यवसाय से हम तभी अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं जब हम समय समय पर मधुबक्सों एवं मधुमक्खियों की उचित देखरेख एवं प्रबंधन करें, क्योंकि लापरवाही करने से हमारी मधुमक्खियों में विभिन्न प्रकार की समस्या एवं कीटों का प्रकोप हो जाता है, जो कि मधुमक्खियों की कार्य क्षमता को प्रभावित कर देते हैं, जिसके कारण मधु का उत्पादन गिर जाता है। फलस्वरूप मौन पालन व्यवसाय से हानि होती है। अतः किसान भाइयों, उसके लिए मधुमक्खी पालन व्यवसाय में इस समय कौन कौन से प्रबंधनों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जिससे मौन पालन से आशा अनुरूप शहद का उत्पादन हो, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रमोद मल्ल। देखिए, इसमें जो शरद ऋतु में मुख्य जो समस्या होती है वो ठंड की समस्या होती है। इनसे मधुमक्खियों को बचाना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए हमें पहले तो एक स्थान का चुनाव, उचित स्थान का चुनाव करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में जहाँ पे इस समय तोरिया और लाई की जो फसल होती है, वहाँ पे हम बक्सों को शिफ्ट करें, वहाँ पे स्थानांतरित करें और वैसे स्थान पे रखें जहाँ पूरे दिन उसकी धूप लगती हो। कोशिश करें कि जो मौन गृह हैं उनके जो मुख्य द्वार हैं वो पूरब या दक्षिण की दिशा में दिन भर रहें और पूरे दिन उसमें धूप लगती रहे। सुबह की धूप जो है मधुमक्खियों के लिए बहुत आवश्यक होती है, और ये सुबह की जो धूप होती है मधुमक्खियाँ जल्दी कार्य करना शुरू कर देती हैं। और चूँकि दिन ये छोटा होता है, शरद ऋतु का दिन छोटा होता है, इसलिए इनको अधिक समय तक अधिक कार्य के लिए अधिक समय देने के लिए इनको सुबह की धूप लगनी आवश्यक होती है। दूसरी सी चीज़ की मधुमक्खियों के जो बक्से होते हैं, जो मौन गृह जिसको बोलते हैं, ये मौन गृह में कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरे बक्से होने चाहिए। इनकी अच्छी तरह सफाई कर लें। यदि बरसात के बाद सफाई नहीं की है तो इनकी सफाई कर लें, और इनको स्थानांतरित करने के बाद आप इस समय अंडे देने का कार्य रानी द्वारा शुरू कर दिया गया होगा। अंडे देने का कार्य शुरू होने के पश्चात इसमें मधुमक्खियों की संख्या जो है वो बढ़ने लगती है, और उसमें फिर आपके अतिरिक्त जो छत्ते हैं वो डालने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, एक अभी जनवरी के महीने में बहुत फागी मौसम हो जाता है, कोहरा हो जाता है, और ऐसे में मधुमक्खियाँ बाहर काम करने में परेशानी महसूस करती हैं। अगर ऐसा लंबे समय तक चलता है तो उनको अतिरिक्त फीड की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उनको कृत्रिम भोजन के लिए चीनी का घोल बना करके उनको 200 से 300 मिलीलीटर चीनी का घोल मधुमक्खियों के बक्से में दे दें जनवरी के महीने में। यदि कोहरे का समय लंबा 20 दिन से ज़्यादा चलता है, 15-20 दिन, तो अन्यथा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद जो आपका जनवरी के बाद का महीना है, फरवरी से अच्छा मौसम शुरू हो जाता है, और उस समय आपको ध्यान रखना होता है कि जो रानी पुरानी हो चुकी हैं उनको नई रानी बनवाने का कार्य भी शुरू कर देना चाहिए। दिसंबर और जनवरी के महीने में ठंड से बचाने के लिए ऊपर से टाट जो बोरी होती है जूट की, उसकी 2 सतह जो है आंतरिक कवर के नीचे 2 सतह लगा करके उसके ऊपर आंतरिक कवर और उसके बाद टॉप कवर रखें। जो मधुमक्खियों के वंश जो कमज़ोर हैं इस समय, उनको 2 बक्सों को मिला दें आपस में। जो कमज़ोर को अच्छे बक्से के साथ, जिसमें मधुमक्खियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, पर्याप्त हो, उनमें आप उनको मिला दें। अन्यथा ये जो शरद ऋतु का टाइम है, इसमें मधुमक्खियों के मरने की या पूरी कॉलोनी मरने की संभावना होती है तापमान की वजह से। तो अगर ऐसी संभावना है तो दोनों को मिलाना बहुत ज़रूरी होती है। कुछ जो हमारे अच्छे बक्से हैं, जो मधुमक्खियों जो अच्छा कार्य कर रही हैं, उनकी संख्या अच्छी बढ़ रही है,
उनका डिवीजन भी कर सकते हैं, 1 से 2 बना सकते हैं। दूसरा, ये जो मुख्य हमारा हनी का निकालने का समय होता है, दिसंबर के महीने में आपका शहद उसमें भरा हो सकता है। इसको समय समय पर आप चेक करते रहें, इसका निरीक्षण करते रहें, और जैसे ही इसमें शहद भर जाए उसमें से 50 से 60% या 70% अगर जो शहद के कोष्ठक हैं वो भर जाएं और सील्ड हो जाएं, उन पे कवर लगा दिए जाएं, तो ऐसा समझें कि आप शहद निकालने योग्य हो गया है और उसका निष्कासन मधु निष्कासन यंत्र से कर लें। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भूमि में नमी की कमी को देखते हुए आलू की फसल में अच्छा अंकुरण तथा उपज के लिए रोप के 20 से 25 दिनों के भीतर एक हल्की सिंचाई करें। 1 माह पहले रोपे गए आलू की फसल में निकौनी करें। निकौनी के बाद प्रति हेक्टेयर 75 किलोग्राम नत्रजन का उपरिवेशन कर आलू में मिट्टी चढ़ा दें। साथ ही आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। अगात बोए गए मक्का में निकौनी कर खरपतवार निकालें। पिछात धान की कटाई कर जल्द से जल्द गेहूं की बुआई करें। समय से बुआई हेतु PBW 343, HD 2733, HD 2824, K 9107, HUW 206 किस्में अनुशंसित है। बीज को बुआई से पहले 2.5 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के समय 60 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर व्यवहार करें। बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम बीज का व्यवहार करें। बोरो धान के लिए बीज नर्सरी स्थली का चयन नीची जमीन जहां पानी का टिकाव होता है वहीं पर करें। नर्सरी के लिए चयनित जमीन की मिट्टी भारी होनी चाहिए। बोरो धान की बुआई के लिए किस्में जैसे गौतम, राजेंद्र भगवती, RAU 3055 आदि इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं। बैंगन की फसल में तनाछेदक कीड़े लग रहे हैं। नियंत्रण के लिए क्यूनॉल फास 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में गेहूं की बुआई कर चुके हैं वह फसल लगभग 20 से 25 दिनों की हो रही है। अतः खेत में निकाय गुड़ाई कर सिंचाई करें। सिंचाई के 1 दिन बाद खेत में पैर रखने लायक हो जाए तब यूरिया का बुरकाव 22 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई के 25 से 30 दिनों बाद खरपतवार नाशी दवा आइसोप्रोट्यूरान 0.3 किलोग्राम सक्रिय तत्व एवं 2,4-D 0.2 किलोग्राम सक्रिय तत्व को 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। जो किसान भाई इस समय गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तथा सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध हैं, वे गेहूं की उन्नत किस्में NW 1014, राज 3765, HW 2045 में से किसी किस्म की बुआई करें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की समुचित सुविधा नहीं है वे कम पानी की जरूरत वाली फसल के रूप में जौ की खेती करें तथा इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्म ज्योति, रत्ना, DL 36, BR 32 अथवा BR 31 के 125 की बुआई करें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अधिकतर किसान भाई आलू की बुआई कर चुके हैं। जो किसान भाई अभी भी आलू की खेती करना चाहते हैं वे इसकी बुआई अविलंब करें तथा आलू की अनुशंसित किस्में कुफरी पुखराज, कुफरी अशोका, कुफरी पुष्कर, कुफरी लालिमा, कुफरी कंचन को ही लगाएं। इसके लिए कतारों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर तथा कंद से कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम खुटौना जिला मधुबनी के कृषक संजय सिंह
आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से गन्ना पेड़ी फसल के प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए है तो संजय जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों की अपने गन्ने के काटे हुए फसल में खूंटी की फसल रखनी हो तो उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सबसे जरूरी है आप जो है नवंबर के अंत तक जो फसल काटी गई है उसी में ही आप जो है खूंटी की फसल के लिए उसे रखें। पूरी मात्रा को शुरू में ही खुटार की छटाई के बाद अवश्य दे दें और जो भी उसमें खरपतवार हो उसको भी एक गुड़ाई करने के बाद निकाल देना चाहिए। किसान भाइयों अपने खेत में खूंटी की फसल को खेत में अवश्य घूम कर देखते रहें और यह ध्यान रखें कि जिस भी फसल जो है खूंटी लेनी हो उस फसल जो है आपका जो खेत है वह रोग और कीड़ों से मुक्त होना चाहिए। अगर जिस खेत में जो है कीड़ा और बीमारियां लगी हो तो आपको उस खेत को जो है खूंटी के लिए चयन नहीं करें। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि स्वस्थ गन्ने के पौधे की खूंटी रखें, उसकी खुटार की छटाई करें, मेड़ को तोड़ें तथा जो भी खाली जगह हो, आमतौर पर देखा गया है कि गन्ने की पूरा जो अंकुरण नहीं होता है उसमें खाली जगहें छूट जाती हैं, उसको भरने के लिए पॉली बैग के द्वारा तैयार किया गया पौधा या बर्ड चिप के द्वारा तैयार किया हुआ पौधा उस जो खाली जगहों में भरने के काम अवश्य करना चाहिए। लेकिन जब भी हम पॉली बैग के द्वारा गैप फिलिंग खाली जगहों भरने का काम करें तो निश्चित रूप से उसमें नमी होना चाहिए, क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो हमारा पौधा नहीं बढ़ेगा। इसलिए खाली जगहों को भरने के बाद सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आप उसमें उर्वरक का प्रयोग करें तो आपकी फसल जो है आगे आने वाले समय में अच्छी होगी। और आगे देखेंगे कि जब भी उसमें कोई भी अगर आपको खरपतवार दिखाई दे तो उसमें आप 2,4-D दवा जो है 125 किलोग्राम 700 से 800 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करेंगे तो निस्संदेह आपका खरपतवार का भी निदान हो जाएगा। और उसमें सिंचाई करीब करीब 1 महीने के अंतराल पर अवश्य करते रहें और सिंचाई करने के बाद उसमें निकाई गुड़ाई अवश्य करें, जिससे कि आपकी जमीन की में वायु संचार होता रहे और पौधे को बढ़ने का मौका अवश्य मिले। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमें किस प्रभेद की खूंटी लेना चाहिए। हमें उन्हीं प्रभेदों का चयन करना चाहिए जिसकी खूंटी की उपज अच्छी होती है, अंकुरण करने की क्षमता अच्छी होती है तथा कल्ला निकलने की क्षमता अच्छी होती है। उसमें कुछ प्रभेद हैं जिसमें अकात प्रभेदों में जो है BO 130, BO 153, COP 9301, COLK 9484 ये मुख्य अकात प्रभेद हैं जिसकी खूंटी की फसल अच्छी होती है। तथा मध्य पिछात प्रभेदों में BO 136, BO 137, BO 146, COP 9702, COP 9302, COP 2061 जो नई प्रभेद है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई है, इसकी खूंटी बहुत ही अच्छी पाई गई है। किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि ईख अनुसंधान से निकाले गए प्रभेदों का खूंटी के लिए चयन करें तो निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक मुरहन फसल के बराबर आपको उपज प्राप्त होगा, इससे अधिक से अधिक आमदनी होगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इस समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।